हेलो एवरीवन, मैं अख्तर मंसूरी और स्वागत है आप सभी का श्रृंखला लर्निंग ऐप के यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की ज्योग्राफी की क्लास की। ज्योग्राफी की क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल की ही क्लास का कंटिन्यूएशन है। एक्चुअल में कल हमने पढ़ा था इंटरनल लेयरिंग के सोर्सेज, जिसके माध्यम से हम जान रहे थे कि आखिर हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कैसे चलता है। आज की क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आंतरिक संरचना एक्चुअल में जिसको हम आज कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, जिसके बारे में आज हमारी जानकारी है, वो क्या है। और इस क्रम में हम शुरुआत से लेकर के वर्तमान स्तरीकरण की तरफ आएंगे। कल की क्लास को एक बार बहुत ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि आंतरिक स्तरीकरण की जानकारी के स्रोत क्या हैं, क्योंकि हम कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों पर हम निर्भर हो जाते हैं पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए। कारण यह है कि पृथ्वी के आंतरिक स्तरीकरण के बारे में प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास बहुत कम स्रोत हैं। इनमें हमने देखा था कि सभी स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत हमने रखा था ज्वालामुखीय उद्गार को, क्योंकि जब लावा बाहर निकल करके आता है या मैग्मा जब बाहर निकल करके आता है तो हमको पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में कहीं ना कहीं चट्टानें पिघली हुई हैं। इसी तरह से हम जो खनन और उत्खनन की गतिविधियां हैं, या ये कहें कि उद्भेदन की गतिविधियां हैं, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैं, इनके माध्यम से भी आंतरिक स्तरीकरण या आंतरिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसकी अपनी सीमा है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि खनन की गतिविधि हम अधिकतम 3 से 4 किलोमीटर तक ही कर सकते हैं, यानी माइनिंग 3 से 4 किलोमीटर तक की जा सकती है। उसके बियॉन्ड क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमारे लिए संभव नहीं रहता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता कि हम उसको आगे बढ़ा सकें। इसी तरह से अब तक का जो सबसे गहरा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है वो कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, जो कि लगभग 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचा हुआ है। लेकिन इसके बियॉन्ड जानकारी के लिए हमारी निर्भरता होती है अप्रत्यक्ष स्रोतों में। अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमने देखा था भूकंपीय तरंगों के बारे में, और कल हमने भूकंपीय तरंगों की प्रकृति, वो कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे गमन करती हैं, संचरण करती हैं, इन सब चीजों के बारे में जान लिया था। आज हम इंटरनल लेयरिंग के अपने मेन टॉपिक को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पृथ्वी का आंतरिक स्तरीकरण। अब देखिए, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो आपको मिलेंगे। साथ में मेंस में जो भी हमारी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, ज्योग्राफी और जियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, उसका बेस यहीं से शुरू होता है कि हमको पता हो कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो ये है तो एक तरह की अवधारणाएं, लेकिन काफी हद तक ये प्रमाणों पर आधारित हैं, और इस वजह से हम इनको सटीक मान करके ही पढ़ाई करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आंतरिक स्तरीकरण का विचार सबसे पहले एक ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया था, जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। ठीक है, एडवर्ड स्वेस ने सबसे पहली बार पृथ्वी के केमिकल कॉम्पोजिशन का अध्ययन किया, और ये 19वीं शताब्दी में ही कर चुके थे। इनके अध्ययन में यह पाया गया कि पृथ्वी, मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट था वो इस बात पर आधारित था कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसको आज हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, वो तो सेडिमेंट्री रॉक्स के माध्यम से बना हुआ है या अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर फिर हम 3 सकेंद्रीय परतें देखते हैं, जिसको उन्होंने केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर सियाल, सीमा और नीफे या नाइफे के नाम से संबोधित किया। तो 3 परतें हैं जो सकेंद्रीय हैं, यानी एक ही केंद्र के चारों तरफ सर्कुलर या वृत्तीय आकार में फैली हुई ये 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और नीफे। ये नाम ही अपने आप में इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को ही संकेत करता है या इंडिकेट करता है। सियाल सीधा सा मतलब है कि ये इंडिकेट करता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इसका अर्थ यह हो गया कि भूपर्पटी की पतली परत जो ऊपर सेडिमेंट्री रॉक की बनी हुई है, उसके जस्ट नीचे जब हम जाते हैं तो हमको जो परत दिखाई देती है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है। साथ ही इसमें थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति होती है, तो हमको यह भी ध्यान रखना है कि सियाल जो परत है ये अम्लीय नेचर की होती है। जबकि इसके ठीक नीचे हमको दूसरी परत दिखाई देती है सीमा, जो कि असल में सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बहुतायत या अधिकता को दर्शाती है। सीमा, इसका नेचर एल्कलाइन होता है, ये कहें कि थोड़ी सी क्षारीय होता है। नाइफे जो है ये निकेल
प्लस फेरस या जिसको हम लोहा कहते हैं के से मिलकर के बनता है। सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन में निकेल और फेरस पाया जाता है। इसका नेचर मैग्नेटिक होता है, चुंबकीय लक्षण होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय प्रकृति का होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, और ये थोड़ा सा लवणीय या क्षारीय प्रकृति का होता है। साथ ही आपको जब लिखना होगा या नहीं भी लिखना होगा तो आपको इनके जो घनत्व है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब हम एक सामान्य अवधारणा के अंतर्गत ये तो जानते ही कि जैसे जैसे हम भूपर्पटी से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन आएगा, और ये घनत्व अक्सर बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं तो सबसे कम घनत्व हमको कहां पर प्राप्त हो रहा है, सियाल में, जो 2.7 से लेकर के 2.90 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम अक्सर घनत्व को सिर्फ नंबर्स में लिख देते हैं, लेकिन इसकी इकाई जो है वो आपको याद रखनी है। घनत्व की इकाई क्या होती है? घनत्व की इकाई होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसको ध्यान रखना है। तो हम कहीं पर नहीं भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर हम ये अप्रत्यक्ष रूप से मान लेते हैं कि लिखा हुआ है। तो 2.75 से 2.90 तक सियाल का घनत्व है। सीमा का घनत्व 2.90 से 4.75 तक है, और सर्वाधिक घनत्व जाहिर सी बात है हमको क्रोड पर प्राप्त होगा, या सबसे आंतरिक भाग जिसको नाइफे कहा गया है, 4.75 से लेकर के 12 तक, 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक इसका घनत्व होता है। तो सियाल, सीमा और नीफे, ये जो तीन परतें हैं, इनको भी आपको याद रखना है। सियाल, सीमा एंड नाइफे, ठीक है, या नीफे। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह के डाउट्स हो तो आप हमारी जो इंटरैक्टिव चैटिंग है उसके माध्यम से आप हमें मैसेज करके इसी समय इसी लाइव क्लास में भी बता सकते हैं, और अगर आपको बाद में ये वीडियो देखना हो तो बाद में देख करके भी आप हमको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो हम अपनी डाउट क्लियरिंग सेशन में इसको क्लियर कर लेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, जैसे इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो यह है कि एडवर्ड स्वेस ने पहली बार केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनल लेयरिंग ऑफ अर्थ का स्टडी किया था। आंतरिक स्तरीकरण में केमिकल कॉम्पोजिशन को आधार बनाने वाले पहले व्यक्ति एडवर्ड स्वेस हैं। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि एडवर्ड स्वेस के लेयरिंग का बेस क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन, और 3 लेयर्स उन्होंने बताए, सियाल, सीमा एंड नीफे। ध्यान रखना है कि इनके स्तरीकरण में सियाल जो है वो किसके नीचे है, भूपर्पटी के नीचे है। यानी जो सबसे ऊपरी परत है उसको वो सियाल नहीं कह रहे हैं, सबसे ऊपरी परत जो है उसके नीचे सियाल की बात हो रही है, सियाल के नीचे सीमा की बात हो रही है, और सीमा के नीचे फिर नाइफे या नीफे की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ड स्विस का स्तरीकरण इस आधार पर दिया गया है ना। तो ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये बेस है, ये पहला थोड़ा सा सिस्टमैटिक लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है जो एडवर्ड स्वेस ने दिया, तो इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन आज अब ये आउटडेटेड हो गया है क्योंकि अब हमारे पास और अधिक जानकारियां आ गई हैं। ये उस समय का स्टडी है जब हम अर्थक्वेक वेव्स या सीस्मिक वेव्स पर आधारित जो आज का ज्ञान है वो तब तक प्राप्त नहीं हो पाया था। इस वजह से ये थोड़ा सा आपको आउटडेटेड सा लगेगा, लेकिन वर्तमान में हमारा जो नॉलेज है ये इससे काफी अपग्रेडेड है। लेकिन फिर भी केमिकल कॉम्पोजिशन काफी हद तक हमको इसी प्रकार की प्राप्त होती है, तो इनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि फर्दर लेयरिंग जो कॉन्सेप्ट्स आए उनमें इनका बेसिक के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अब जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में ही हम देखेंगे। यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि उन्होंने इन परतों की मोटाई भी बताई है या थिकनेस भी बताई है। तो सामान्य तौर पर यह कहते हैं कि सियाल की जो थिकनेस है, सियाल की थिकनेस जो है ये 50 से 300 किलोमीटर की गहराई तक प्राप्त होती है। तो 50 to 300 किलोमीटर की गहराई तक सियाल है। 1000 से लेकर के 2000 के बीच आपको प्राप्त होता है सीमा की गहराई, ठीक है, और 6380 तक
की गहराई तक उन्होंने नाइफे के विस्तार को बताया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर बाय चांस, वैसे तो देखिए यूपीएससी इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछा करता, लेकिन प्रीलिम्स में जरूर आने की संभावना होती है। मेंस में लिखने के लिए तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन कई बार होता यह है ना कि हम किसी और प्रश्न का उत्तर दे रहे होते हैं और उसमें हमको इस तरह के कॉन्सेप्ट मेंशन करने होते हैं, तो वहां पर आपको ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। हमारा तो वैसे भी पूरा जोर है कि आपको रटना ना पड़े, उससे बेहतर यह है कि आप ध्यान से एक बार इसको देखें और इसको समझ करके ध्यान रखने की कोशिश करें। अपने आप ही सब चीजें याद हो जाती हैं, बिना रटे याद हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये 2-3 फैक्ट्स जो हम आपको बता रहे हैं ना, अगर आपको ये याद रहेंगे तो आगे आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली ध्यान में ला सकेंगे, या जब भी आपके उत्तर में इसकी आवश्यकता होगी आप बहुत अच्छी तरह से इसका प्रयोग कर पाएंगे। साथ में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन याद होनी जरूरी होती है। चलिए अब हम आधुनिक लेयरिंग के तरफ चलते हैं। पृथ्वी का आंतरिक स्तरीकरण का आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, या आज जिस कॉन्सेप्ट को हम स्वीकार करते हैं, उसमें हम पृथ्वी को भूकंपीय साक्ष्यों के आधार पर स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। अब जो हमारा जो भूकंपीय अध्ययन था, हमने कल देखा था ना कि भूकंपीय तरंगें जब चलती हैं तो पी वेव्स के चलने की प्रकृति अलग होती है। पी वेव ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों से चल सकती है, जबकि सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स जो थी वो केवल ठोस माध्यम से गति कर सकती हैं। और इसी के कारण हमको क्या मिल रहा था, इसके कारण हमको असंबद्धता क्षेत्र मिल रहे थे। कल की क्लास में अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो आप सब समझ रहे होंगे कि जब माध्यम परिवर्तित होता है तो भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है और दिशा है दोनों बदल जाते हैं। और इसी कारण से हमको इस बात का अंदाजा लगाने में मदद हो जाती है कि कितनी गहराई पर किस तरह से माध्यम में परिवर्तन आया होगा। साथ ही हमको भूकंपीय छाया क्षेत्र का कॉन्सेप्ट मिला था, और छाया क्षेत्र के कॉन्सेप्ट की भी खास बात यही होती है कि हमको ये पता चल जाता है कि कितनी गहराई पर जाकर के सेकेंडरी वेव्स मिलनी बंद हो जाती हैं। तो उतनी गहराई के बाद हमको ये अंदाजा लगाने में मदद हो जाती है कि लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में एस वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, गति नहीं कर पाती हैं। तो यहां पर हम देख रहे थे कि विभिन्न स्रोतों, विशेषकर भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक स्तरीकरण का वर्तमान प्रतिमान या आधुनिक प्रतिमान स्थापित किया गया है। तो जो लेटेस्ट मॉडल है वो सभी स्रोतों को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और विशेषकर भूकंपीय साक्ष्य पर आधारित है। इसके अनुसार पृथ्वी की 3 आंतरिक सकेंद्रीय परतें प्राप्त होती हैं, जिनको हम आज क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं भूपर्पटी, भूप्रवार और क्रोड। अंग्रेजी नाम इनके बहुत प्रचलित है, तो हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, है ना। इंग्लिश में भूपर्पटी को कहा जाता है क्रस्ट, भूप्रवार को कहा जाता है मैंटल, और क्रोड को कहा जाता है कोर। तो ये 3 सकेंद्रीय परतें हैं, जैसा कि आपको इस मॉडल में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सबसे ऊपरी ये वाली परत दिखाई दे रही है, जो सबसे पतली है, ये एक्चुअल में किस चीज को इंडिकेट कर रही है, ये क्रस्ट को इंडिकेट कर रही है। इसके बाद की ये वाली परत जो इतनी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये मेंटल है। और ये जो बीच में आपको सबसे ज्यादा गर्म और तप्त भाग दिखाई दे रहा है, ये कोर है। तो अगर हम पृथ्वी को इस तरह से एक ओपन मॉडल लें तो हमको 3 लेयर्स दिखाई देती हैं, 3 स्ट्रैटिफिकेशंस दिखाई देते हैं, वो हमको ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम जो मॉडल पढ़ने वाले हैं उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये कैसे क्रिएट हुआ है और कैसे कैसे ये परतें जो है ये निर्मित होती हैं। चलिए, है ना। तो हम यहाँ पर ये एक तो डायग्राम बना हुआ है जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको भी रिफर कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा डिटेल्स में आपको जो अपनी कॉपी में एक डायग्राम बनाना होगा वो मैं आपको यहाँ पर बना करके बता देता हूँ, ताकि आपको, क्योंकि इसको एग्जैक्टली कॉपी करना तो खैर आप बहुत इजी है, लाइन डायग्राम है, किया जा सकता है, लाइनें यूज हुई हैं, बट फिर भी एक थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल डायग्राम हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम पृथ्वी की एक काट निकाल लें, यानी एक कोण जो है वो केंद्र से लेकर के भूपर्पटी तक का अगर हम काट लें, तो हमको कौन कौन सी परतें दिखाई देंगी इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे ऊपर हमको एक परत दिखाई देगी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये सबसे ऊपरी परत होगी।
ठीक है, इसकी जो औसत मोटाई है ये होती है 35 किलोमीटर के आसपास, यानी हमको औसतन ये 35 किलोमीटर की गहराई तक प्राप्त होती है। या पूरी जो ये जो परत है, सबसे ऊपरी परत जिसको भूपर्पटी या क्रस्ट कह रहे हैं, ये 35 किलोमीटर की औसत मोटाई वाली है। लेकिन इसको कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरी एक यूनिफॉर्मिटी है कि 35 किलोमीटर की मोटाई की एक पतली सी परत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस परत में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर जहां पर पर्वत हैं, जहां पर माउंटेन्स हैं, वहां पर आपको इसकी मोटाई बहुत ज्यादा दिखाई देगी। सामान्य तौर पर यह 70-70 किलोमीटर तक नीचे की तरफ बढ़ी हुई है। यानी जहां पर एक बड़ा पर्वत है वहां पर जैसे हिमालय है, तो हिमालय अगर हम इस तरह से देखें तो इसके नीचे का भाग जो है वो इससे भी ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो हमको थिकनेस मिलेगी हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र के नीचे, वो लगभग 70 किलोमीटर की मिलेगी, है ना। कहीं कहीं पर पुस्तकों में ये 100 किलोमीटर भी लिखा मिल जाता है। जैसे यहीं पर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे क्रस्ट की मोटाई जो है वो कितनी दिखाई जा रही है, वो दिखाई जा रही है 0 से 100 किलोमीटर की थिकनेस के साथ। लेकिन ये 0 से 100 किलोमीटर तक वैरी करता है, इस बात को बता रहा है, औसत नहीं बता रहा है। हम यहां पर औसत की बात कर रहे हैं कि ये 35 किलोमीटर की औसत मोटाई वाली परत है। और इस परत में भी आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, ऊपरी भाग कहलाता है महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय भूपर्पटी, और नीचे का जो भाग है वो कहलाता है महासागरीय। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रस्ट भी दो भागों में बटा होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। ठीक है, महासागरीय क्रस्ट सिर्फ 5 किलोमीटर की औसत मोटाई वाला होता है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो अधिक मोटाई वाला है, यानी उसकी औसत मोटाई कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर, और दोनों की मिला लें तो 35 किलोमीटर की औसतन मोटाई हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां तक आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद हम 2900 किलोमीटर की गहराई तक जब जाते हैं तो हमको इसकी दूसरी परत मिलती है, और इस दूसरी परत का नाम क्या है, इस दूसरी परत का नाम है मेंटल या भूप्रवार। तो ये पूरी की पूरी परत जो है ये मेंटल के नाम से जानी जाती है या भूप्रवार के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लेकिन यह परत भी अपने आप में दो भागों में बटी हुई है। कौन कौन से भाग हैं इसमें, इसमें 700 किलोमीटर की गहराई तक ऊपरी भाग है जिसको हम ऊपरी मेंटल कहते हैं, अपर मेंटल कहते हैं, या ऊपरी भूप्रवर के नाम से जाना जाता है। जबकि निचले भाग को हम निचला मेंटल कह रहे होते हैं या निचला भूप्रवर के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऊपरी भूप्रवार या ऊपरी प्रवार, और इसको हम कहेंगे निचला प्रवार। ठीक है, और इसके नीचे का पूरा भाग क्या है, इसके नीचे का पूरा भाग कहां तक, 6378 किलोमीटर की गहराई, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी लंबी है, 6378 किलोमीटर। ठीक है, 6378 किलोमीटर की त्रिज्या है हमारी। तो अगर व्यास पूछेगा तो इसी को आप डबल कर दोगे। तो यह भाग क्या कहलाएगा, यह भाग कहलाएगा कोर का भाग या क्रोड का भाग। लेकिन यहां पर हमारी जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि यह भी दो भागों में बटा हुआ है। इसका ऊपरी भाग जो 5155 किलोमीटर तक है, जो इसमें सिर्फ 5100 किलोमीटर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये 5155 है, लेकिन आप 5100 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो एनसीईआरटी के फैक्ट्स भी फैक्ट्स माने जाते हैं, अप्रूव्ड फैक्ट्स माने जाते हैं, लेकिन इसको 5155 किलोमीटर तक माना जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आउटर कोर या बाहरी कोर, और यह कहलाएगा आंतरिक कोर। ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो यहां तक तो आप समझ गए। ठीक है ना। अब यहां पर हमको जो चीज जाननी है वो ये है कि ये जो मेंटल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेंटल, इस मेंटल की खास बात यह है कि इसके अंदर ऊपरी 65 किलोमीटर के भाग को अगर हम छोड़ दें, यानी
इस 35 से 700 किलोमीटर की जो परत है, इसका ऊपर का 65 किलोमीटर तक का भाग छोड़ दें, यानी यहां से कितना गहरा हो गया, यहां से 35 ये था और इसको 65 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक। तो अगर हम 100 किलोमीटर की गहराई तक देखें तो ये पूरा ठोस है, यानी जो पूरा क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, और 65 किलोमीटर का टॉप अपर मेंटल पार्ट जो है ये ठोस अवस्था में है। लेकिन इसके बाद यहां पर एक अन्य परत शुरू होती है, मेंटल के भीतर ही ये परत विद्यमान है, जो किस अवस्था में है, जो कि अर्धगलित अवस्था में है या पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये पिघली हुई अवस्था में है। कहां तक है ये है लगभग 300 से 400 किलोमीटर के आसपास की गहराई तक। तो 300 टू 400 किलोमीटर की गहराई तक ये अर्धगलित अवस्था में है, और इस वजह से हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल। क्यों? क्योंकि चट्टानें दुर्बल हैं, पिघली हुई हैं, तो इसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसी का अंग्रेजी नाम क्या है, अंग्रेजी नाम भी ध्यान रखिएगा, इसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ज्वालामुखीय विस्फोट होता है तो हमको जो मैग्मा दिखाई देता है लावा के फॉर्म में, वो मैग्मा असल में इसी दुर्बलता मंडल से निकल करके आ रहा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि जो ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा का स्रोत कहाँ है पृथ्वी की आंतरिक परतों में, तो आप बताएंगे एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल उसका स्रोत है। इसके बाद अब देखो, ये इसका मतलब क्या हो गया कि अपर लेयर जो है 100 किलोमीटर की, ये क्या है, ये ठोस अवस्था में है। इसके जस्ट नीचे हम देख रहे हैं तो यहां पर क्या है, चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, मतलब ताप बहुत ज्यादा होगा। इसके फिर नीचे जाएंगे तो अपर मेंटल का जो रिमेनिंग पार्ट है ये फिर से ठोस अवस्था में है, फिर से सॉलिड स्टेट में है, और इसके नीचे का पूरा जो लोअर मेंटल है ये भी सॉलिड स्टेट में है। लेकिन जब हम बाहरी कोर में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर इनकी अवस्था लिक्विड हो जाती है, द्रव अवस्था में है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर अवस्था जो है ये द्रव है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा पार्ट ठोस है, सॉलिड है, ये पार्ट जो है ये आपको पता ही चल गया कि ये अर्धद्रवित है, और इसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये फिर से सॉलिड है, ये वाला पार्ट क्या है, लिक्विड है, और ये वाला पार्ट फिर से सॉलिड है। ठीक है, तो आपको ये जो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है इसका भी ध्यान रखना है। जाहिर सी बात है ये अवस्थाओं में परिवर्तन हमको कैसे पता चला, भूकंपीय तरंगों की गति में आने वाले परिवर्तन के कारण हम इस बात को समझ पाए। तो आप देखिए, सॉलिड सॉलिड लिक्विड सॉलिड, लेकिन यहां पर ये जो स्टेज है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर की स्टेज कह रहे हैं, इसकी अवस्था को हम क्या कहेंगे, हमने तो कह दिया पिघली हुई चट्टानें हैं, बट एग्जैक्टली उसके लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी अवस्था को प्लास्टिक अवस्था कहा जाता है, प्लास्टिक स्टेट या सुघट्य अवस्था। सुघट्य अवस्था कहा जाता है ना। अब ये जो सुघट्य अवस्था, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ही कुछ देर बाद मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगा जिसका आंसर करने के लिए आपको ये सुघट्य अवस्था को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो खैर यहां तक आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो इस तरह से देखो, आपको इंटरनल लेयरिंग तो समझ में आ गई ना। अब हमको एक छोटी सी चीज और देखनी है कि जैसे एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जा रहा है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर भी घनत्व में परिवर्तन तो हो ही रहा होगा। तो घनत्व में किस प्रकार का परिवर्तन होता है इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इसका घनत्व होता है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। 2.5 ग्राम आपको दिख पा रहा होगा ना ये कलर, या मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये किसका घनत्व है, महाद्वीपीय क्रस्ट का। महासागरीय क्रस्ट का कितना होगा, महासागरीय क्रस्ट का होगा 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है,
अपर मेंटल पूरा का पूरा इसका औसत घनत्व कितना होगा 4.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लोअर मेंटल का घनत्व होगा 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आउटर कोर का घनत्व होगा 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड लोअर कोर का इंटरनल कोर का इनर कोर का 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको ये घनत्व का जो आंकड़ा है ये भी ध्यान रखना है ना। तो इस तरह से आप इसमें जब लिखने के लिए आएगा तो आप बाकायदा इन्हीं इंफॉर्मेशंस को सिस्टमेटिकली अरेंज करके और पूरा उत्तर लिख सकते हैं। बाय चांस अगर पूछा जाए कि लेयरिंग लिखिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में या कुल भार में और कुल आयतन में इन परतों का योगदान कितना। फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही श्रृंखला लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स अब सिर्फ 4,999 रुपए में उपलब्ध है। ये ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।